बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर फिर से अत्याचार चालू हो गया है। कनाडा की बात की जाए तो वहाँ पर चुन चुन के हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान। हमारा संख्यक सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय है उसी को माना जाता है कि हम आपको मेयर क्यों चुने। बीच में काफ़ी लोगों ने आपको बदनाम करने की भी कोशिश की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन तिवारी। आज हमारे साथ हैं हरिद्वार के जाने माने समाजसेवी और बीजेपी नेता विशाल गर्ग जी। जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो वहाँ पे धारा 370 घुमा के वापस लाने की तैयारी की जा रही है। बांग्लादेश की बात की जाए तो वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर फिर से अत्याचार चालू हो गया है। कनाडा की बात की जाए तो वहाँ पर चुन चुन के हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है। मतलब क्या चल रहा है पूरे विश्व में? पूरा हिंदुओं को हर तरफ से टारगेट किया जा रहा है। देखिए, धन्यवाद सचिन भाई। मैं बताना चाहूँगा आपको कि जिस तरह से धारा 370 को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और भारतीय जनता पार्टी जो कि शुरू से ये कहती है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में सबसे पहले जब हम 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी थी कि हम लोग धारा 370 को हटाने का काम करेंगे, हम लोग अयोध्या जी में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी बात पे खरी उतरी है, और भारतीय जनता पार्टी ने धारा 370 हटाकर, देखिए, एक देश, एक विधान, एक संविधान, एक निशान। हमारा यही मत है, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का ये मत है, और हम लोग ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। इस चीज़ को लेकर हमने धारा 370 को हटाया। तो आज कश्मीर के अंदर देखें, आप जम्मू के अंदर देखें, किस तरह से जो वहाँ पे युवा हैं उनको आज रोज़गार मिल रहा है, युवा वहाँ के बड़े खुश हैं। किस तरह से वहाँ पे चुनावी प्रक्रिया हुई जिसके अंदर एक साफ़ सुथरी सरकार वहाँ पे बनकर आई। तो मेरा यही मानना है। और जहाँ पे अगर हम देखते हैं बांग्लादेश में जिस तरह से सनातन धर्मियों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और कहीं भी हिंदू लोगों को टारगेट किया जाता है, तो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देखिए, जब 1947 में देश का विभाजन हुआ था तो हमारी ये बात क्लियर थी कि भारत जो है वो हिंदुओं के लिए है, जितने भी यहाँ पे मुस्लिम लोग हैं वो पाकिस्तान में चले जाएं। लेकिन किन्हीं परिदृश्यों के कारण यहाँ पे मुस्लिम लोग रहे। फिर भी हम ये मानते हैं कि जो भारतवर्ष है वो हिंदुओं का एक देश है। और मैं कहना चाहूँगा आज विश्व में, पूरे विश्व में एक ही तो देश बचा है जिसके अंदर हिंदू धर्मी, सनातन धर्मी लोग रहते हैं। भैया, अल्पसंख्यक की बात की जाती है तो अल्पसंख्यक सिर्फ जो मुस्लिम समुदाय है उसी को माना जाता है, जबकि कई देशों में है, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे तो हिंदू बिल्कुल ना के बराबर है। तो वहाँ पर हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता है? बहुत अच्छी बात कही आपने तिवारी जी। मैं इस बात को आपको कहना चाहूँगा कि देखिए, पाकिस्तान में जितनी आबादी 1947 में हिंदुओं की थी और जितने वहाँ पे उनके मंदिर थे, उनके स्थान थे, आज वो सभी को ख़त्म कर दिया गया है। बांग्लादेश के अंदर चुन चुन के मंदिरों को ढाया जा रहा है। अभी आपने देखा कि कनाडा के अंदर जिस तरह से लोगों ने धर्मावलंबियों को मारने पीटने का काम किया है, ये कैसे चलेगा? मैं तो ये कहता हूँ कि आज हिंदू ही अल्पसंख्यक है पूरे विश्व के अंदर। एकमात्र भारत देश ऐसा है जिसके अंदर हिंदू लोग रह रहे हैं, जिसके अंदर हिंदू लोग जो है वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और उनकी भी संख्या जिस तरह से घटती जा रही है, तो 10-15 साल के अंदर आने वाले समय में और ज़्यादा दिक्कतों को हमें देखना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हम लोग तीसरी बार सत्ता में हैं। तो मैं अपनी सरकारों से ये मांग करता हूँ कि आने वाले समय में ऐसे कठोर कानून बनाए जाएँ। और दूसरी बात, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका पूरे विश्व के अंदर आज उनकी एक साख है, पूरे विश्व के अंदर आज जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से उनका सम्मान बढ़ा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे कोई भी देश हो, तो मेरा यही कहना है कि मोदी जी को जितने भी हिंदू, पूरे विदेशों में जितने भी हिंदू लोग बसते हैं, उनके लिए सभी जितने भी हमारे वहाँ के उनके मित्र हैं, जितने भी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं, उनसे बात कर कर उनकी सुरक्षा के बारे में कहीं ना कहीं ठोस कदम उनको उठाने चाहिए। एक तो समान नागरिक संहिता वाला मुद्दा है,
जो देश में अभी यहाँ पर उत्तराखंड में लागू किया गया है उसको पूरे देश में लागू करने की बात की जा रही है, जबकि हमारे कई मुस्लिम भाई हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। और एक मुद्दा बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है देश के लिए वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून, जो 2 बच्चों वाला कानून है। तो इसको किस तरह से आप देखते हैं, कितना ज़रूरी है ये देश के लिए? देखिए, आज देश जो है जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पे है और कहीं ना कहीं हम करीब 150 करोड़ हो चुके हैं। 2011 में जनगणना की गई थी और उसके बाद आज 2024 चल रहा है। 2022 में जनगणना होनी थी, लेकिन क्योंकि कोविड 2021-22 में जो जनगणना होनी थी, कोविड के कारणों से जनगणना नहीं हो पाई है। तो कहीं ना कहीं हमें जनगणना भी करवानी चाहिए और सभी जानते हैं कि आज हम 150 करोड़ हो रहे हैं। तो देखिए, जितने भी साधन हैं, संसाधन है जो देश के अंदर हैं, वो कहीं ना कहीं सीमित होते हैं। चाहे जल है, चाहे ज़मीनें हैं, जो भी चीज़ें हैं, कल को अनाज है, हर चीज़ जो है वो एक इंसान को अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए। तो अगर हम जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनाएंगे, और मैं तो ये कहता हूँ कि सभी लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखते हुए खुद ही इस कानून का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि कल को अगर हम लोग एक एक बूंद पानी को तरसेंगे, कितने राज्यों में हम देखते हैं कि जल की कमी हो गई है, कितने राज्यों में खाद्यान्न की कमी हो गई है। तो देखिए, कहीं ना कहीं हमें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा, आगे बढ़कर इस चीज़ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण जो है वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। और देखिए, आपको अपने संसाधनों के अंदर अगर आपको रहना है तो कहीं ना कहीं जनसंख्या को कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। ये मैं बधाई देना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को, जिन्होंने सबसे पहले कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता कानून जो है वो उत्तराखंड में लेके आए और पूरे भारतवर्ष में जल्द ही ये कानून जो है वो लागू होना ही चाहिए। देश का एक बहुत बड़ा मुद्दा है शिक्षा और चिकित्सा। 2 चीज़ें हैं जो हर घर की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा पैसा व्यक्ति का, किसी भी व्यक्ति का, एक नॉर्मल आदमी हो या गरीब हो अमीर हो, सबसे ज़्यादा पैसा जो खर्च होता है शिक्षा और चिकित्सा में ही खर्च होता है। जिस तरह से शिक्षा का व्यवसायीकरण किया गया है देश के अंदर, और उसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, शिक्षा और चिकित्सा एक ऐसी चीज़ है जो कि हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी आम जन को। तो देखिए, आज हम चिकित्सा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम आयुष्मान के रूप में 5 लाख तक हम किसी भी गरीब अमीर जो भी आदमी आयुष्मान कार्ड के साथ हॉस्पिटल में जा रहा है, उसका बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट हो रहा है, उसका बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है। 1 साल के अंदर 5 लाख की जो सुविधा है आयुष्मान के साथ आपको मिल रही है। तो देखिए, इससे बढ़िया योजना सरकार क्या देगी आपको पूरे देश के अंदर। और अभी भी मोदी जी ने जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं 10 लाख इस चीज़ को करने जा रहे हैं। हमारे देश में जो वृद्ध लोग हैं उनके लिए इस चीज़ को 10 लाख के उस पर करने जा रहे हैं। और आने वाले समय में जो नई शिक्षा नीति हम लोगों ने लागू करी है, कहीं ना कहीं उस शिक्षा नीति के द्वारा हम लोग आने वाले समय में बहुत सारे बदलाव अपनी शिक्षा नीति में भी देखेंगे। और ये तय है कि आने वाले समय में सरकारें, हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वो शिक्षा और चिकित्सा, जैसे उन्होंने आयुष्मान योजना के अंतर्गत बहुत सारे लोगों को इस चीज़ की सुविधा दी है, और उसी तरह से शिक्षा के अंदर भी आने वाले समय में हमारी सरकारें जो हैं वो आम जन को, गरीब लोगों को, वैसे आरटी के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे गरीब बच्चे अब बड़े अच्छे अच्छे स्कूलों में जिनका सरकार मदद करती है, लेकिन आरटी की अभी प्रचार प्रसार कम है। मैं लगातार आरटी के प्रचार प्रसार में लोगों के साथ जुड़ा रहता हूं, और आने वाले समय में इस तरह के जो चीज़ें हैं वो सरकार ज़रूर उसको बढ़ावा देगी और आम जन तक हम लोग पहुँचेंगे। विशाल भैया, आप जो है हरिद्वार की राजनीति करते हैं, हरिद्वार में रहते हैं, तो अब ये हरिद्वार का जो चुनाव आने वाला है, निकाय चुनाव, उसमें आप दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन भी है कि हम आपको मेयर क्यों चुने? देखिए, मेरा ये कहना है कि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। बहुत सालों से समाज के हर वर्ग में लगातार काम कर रहा हूँ, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे रोज़गार संबंधी चीज़ें हों, गरीब कन्याओं का विवाह हो। तो लगातार समाज के अंदर जुड़े रहने से बहुत सारे लोग जो हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार अपने छोटे छोटे कामों को लेकर मेरे पास आते हैं, और मैं उनके कामों को कराने का प्रयास भी अपनी तरफ से पूरे तरीके से, पुरजोर तरीके से करता हूँ। और देखिए, अगर मैं किसी सीट पे बैठा होऊंगा तो जो लोग मेरे पास उम्मीदें लेके आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए एक बड़ा जो है वो प्लेटफॉर्म मुझे मिलेगा। दूसरी बात, हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है। हरिद्वार एक ऐसी नगरी है जो विश्व पटल पर अपना मानचित्र जो है वो रखती है। कहीं ना कहीं हरिद्वार जो है पूरे विश्व की धार्मिक नगरी है।
हरिद्वार की मान मर्यादा को, प्रतिष्ठा को बढ़ाने का काम, हरिद्वार के अंदर आए हुए यात्रियों की सेवा करने का काम, माँ गंगा की सेवा करने का काम, हरिद्वार के जन जन की, हरिद्वार की जनता की सेवा करने का काम मैं लगातार करना चाहता हूँ। इसीलिए सभी लोगों से करबद्ध प्रार्थना भी है और सभी लोगों का प्यार भी मुझे पुरजोर तरीके से मिलता है। तो मैं इस कोशिश में हूँ, माँ गंगा का आशीर्वाद रहेगा, आप सभी आम जन का आशीर्वाद रहेगा तो माँ गंगा की सेवा का अवसर ज़रूर मिलेगा और आप सभी लोगों का इस चीज़ के लिए मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ। वैसे तो विशाल भाई आप बहुत मतलब लोगों में पॉपुलर भी हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, लोकप्रिय हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ अभी बीच में काफ़ी लोगों ने आपको बदनाम करने की भी कोशिश की, तो क्या कहेंगे जनता से, उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, वो बाकी ही कुछ लोगों का प्रोपगंडा था और उसके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, जो भी ये चीज़ें थी और दूध का दूध पानी का पानी होना है, क्लीन चिट भी आएगी उसके अंदर और वो सबके सामने पेश भी की जाएगी, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरा जो प्रतिष्ठान है वो 25 वर्ष पुराना है और हरिद्वार ही नहीं, उसके आसपास बहुत दूर दूर तक लोग, विदेशों तक हमारे चश्मे जाते हैं और लोग उनसे बहुत प्रेम करते हैं, लोग मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आने वाला समय, क्योंकि हर सवाल समय के गर्भ में भी छुपा हुआ है, आने वाला समय इस चीज़ का जवाब देगा। आप सभी लोगों को, जो उस समय भी हज़ारों लोगों ने मेरा साथ दिया, मुझे स्नेह दिया, मैं उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और आप सभी लोगों को आने वाले समय में सभी सवालों का जवाब भी मिलेगा। एक आखिरी क्वेश्चन करूँगा सब, आप पहले एक समाज सेवी के तौर पे जाने जाते थे, आज भी जो है समाज में समाज सेवी के तौर पर ही जाने जाते हैं, जबकि आप बीजेपी के लीडर हैं। तो आपने बीजेपी ज्वाइन की और पहले समाज सेवक के रूप में जाने जाते थे, अब बीजेपी नेता के रूप में भी जाने जाते हैं, तो आपको क्या कहें, कुछ प्राउड फील हो रहा है या आपको अफसोस हो रहा है? देखिए, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूं और बहुत सालों से समाज के हर वर्ग में मैंने काम किया है और आज कहीं ना कहीं मैंने भारतीय जनता पार्टी चुनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र हित को सबसे आगे लेके जाने वाली पार्टी है, राष्ट्र को आगे लेके जाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तब से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको इतना गर्वित करने वाले काम किए हैं, चाहे वो भव्य राम मंदिर बनाने का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 को हटाने का मुद्दा हो, और उसके अलावा अगर हम उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंड में देखें, उत्तराखंड जो है वो लगातार उन्नति के शिखर पर है। ऑल वेदर रोड का काम लगातार चल रहा है, चारों धामों में कॉरिडोर का काम चल रहा है, चारों धामों के अंदर जो हमारी रेल है, रेल बिछाने का काम, हमारी रेल की पटरियाँ बिछाने का काम चल रहा है, हमारी सड़कों के पुलों के जो निर्माण हुए, आज हम दिल्ली से 3 घंटे के अंदर आते हैं। रिंग रोड जो है वो लगातार उसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, देहरादून से दिल्ली का काम रिंग रोड का बहुत कंप्लीट हो गया, उसका जो है वो चल रहा है। तो मैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद बड़ा गर्वित महसूस करता हूं, क्योंकि मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ा हूं वो राष्ट्र को आगे लेके जा रही है लगातार, और मैं भी उनके साथ जुड़कर हरिद्वार को आगे ले जाने का काम करूंगा। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार बनी है और हरिद्वार में मेयर के पद के हम लोग निकाल कर इस बार ट्रिपल इंजन वाला काम करेंगे और हरिद्वार को आगे ले जाने का काम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विशाल गर्ग जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की।